एक नया ऑफर दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने। Provide India with the F-35. सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक The F-35 को लेकर पाकिस्तान में खलबली। Or is it just too costly? पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 5th जनरेशन F-35 फाइटर जेट्स बेचने की बात क्या छेड़ दी, मानो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में तूफान सा आ गया हो। मतलब इतना इंटेंस रिएक्शन तो मेलोडी वाले सेल्फी पर नहीं आता जितना इस सवाल पर आ गया कि F-35 भारत के लिए सही है या नहीं। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। भक्त बनर्जी और उनके साथी तो इसे ऑलरेडी एक मास्टर स्ट्रोक बुला रहे हैं कि देखो भाई, अमेरिका जो फाइटर जेट अपने अजीज दोस्तों को भी लाख गुजारिश के बाद भी नहीं देता है, वो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने मानो मोदी जी के हाथ में थमा दिया हो ये कह के कि अब मना मत करिएगा। वैसे दूसरी तरफ ट्रंप के राइट हैंड डोज के करता धरता इलॉन मस्क ने बस 3 महीने पहले पूरे F-35 प्रोजेक्ट को जम के कोसा था। इसे वर्स्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट बताया था। इस एयरक्राफ्ट को बनाने वालों को इडियट बुलाया था। तो अगर बनाने वाला इडियट है तो खरीदने वाला कौन होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को एक महंगा खिलौना बेचने की कोशिश कर रहा है? क्या F-35 खरीदना हमारे लिए एक सफलता होगी या यह हमारे डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी असफलता को उजागर करता है? F-35 खरीदना ना खरीदना यह सवाल जुड़ा है हमारे डिफेंस प्रोडक्शन से, इंडिजिनस मल्टी रोल फाइटर जेट से, इंडियन एयरफोर्स की परेशानियों से, HAL के बुरे हाल से और इन सब में सबसे अहम देश की नेशनल सिक्योरिटी से, राष्ट्रीय सुरक्षा से। अमेरिकन, फ्रेंच, रशियन फाइटर्स के मामले को समझने के लिए पहले समझना होगा कि इंडियन एयरफोर्स की जरूरतें क्या हैं, कितने फाइटर जेट्स आज हमारे पास हैं, कितने हमें चाहिए, किस टाइप ऑफ फाइटर की आज हमें दरकार है। फिर आज के एपिसोड में देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं F-35 के अलावा और ऑल्टरनेटिव क्या है, और क्यों आज भारत दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीदने की कोशिश कर रहा है। जो देश चांद तक पहुंच चुका है, मंगल तक पहुंच चुका है, उसका अपना इंडिजिनस LCA तेजस का क्या हुआ? क्यों डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में आज हम अपने आप को इतना पीछे पाते हैं? चाइना से दशकों पीछे हम कैसे चले गए और अब क्या स्टेप्स ले सकते हैं इस गैप को पूरा करने के लिए? यह स्टोरी आज सिर्फ F-35 की नहीं है। इंडियन एयरफोर्स की जो एक दरकार है, एक डिमांड है, एक फाइटर जेट की तलाश है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इंडियन एयरफोर्स को आइडियल स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए कम से कम 45 फाइटर जेट स्क्वाड्रंस की जरूरत पड़ती है, यानी अबाउट 750 to 800 जेट्स। अगर इतने जेट्स ऑब्वियसली किसी एक टाइम पर अवेलेबल होते भी नहीं है तो एयरफोर्स कम से कम 40 स्क्वाड्रन से भी अपना काम चला सकती है। लेकिन किसी भी हालत में अगर इससे हम कम गए तो नेशनल सिक्योरिटी को एक ठेस जरूर पहुंचता है। तो सेफ साइड पे आप मान के चलिए कि 42 स्क्वाड्रंस की आज इंडियन एयरफोर्स की जरूरत है, क्योंकि देखिए सैंक्शन स्ट्रेंथ भी आज उसे ही बोला जाता है, 700 to 750 जेट्स। अब आपको पता है कि भारतीय वायुसेना के पास आज के डेट में कितने स्क्वाड्रंस हैं? सिर्फ 31, यानी कुछ 550 जेट्स आज हमारे पास हैं। जहां एक तरफ भारत पर चाइना और पाकिस्तान के साइड से 2 फ्रंट वॉर की तलवार हमेशा लटकती रहती है, वहां पर हमारी एयरफोर्स अपने मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से भी काफी नीचे ऑपरेट कर रही है। यह सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है, बल्कि एक भयानक रियलिटी है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को जो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। और यह शॉर्टेज आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये दशकों पुरानी प्रॉब्लम चलती आई है। 1999 के कारगिल वॉर के दौरान हमें एयरफोर्स, हमारी जो MiG-21, MiG-27 और मिराज 2000 जैसे जेट्स को हमने जमकर इस्तेमाल किया, जिसका सीधा फायदा हमें बैटलफील्ड पर मिला भी। और कहा जाता है कि उस टाइम का लेटेस्ट जेट मिराज 2000 ने कारगिल वॉर में एक डिसाइसिव रोल प्ले किया था। लेकिन वही उसी वॉर में पुराने हो चुके MiG-21 की ऑपरेशनल लिमिटेशंस भी साफ साफ हमें दिखाई दी। उसका आउटडेटेड रेडार, लिमिटेड वेपन लोड, एज रिलेटेड मेंटेनेंस प्रॉब्लम, उनका कॉम्बैट जोन में एक लायबिलिटी बन जाना साफ हो गया था। तो उसका तो दी एंड हमें दिख रहा था। वैसे बता दें कि उस वक्त भी हमारी एयरफोर्स आज के मुकाबले काफी बेटर पोजीशन पे थी। उस समय हमारा 39 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल स्ट्रेंथ था, आज के कंपैरिजन में मच बेटर। खैर, कारगिल तो एक वेकअप कॉल था। नई शताब्दी में हमारे फाइटर जेट्स को तेजी से आउटडेटेड हम होते देख रहे थे और नई एयरक्राफ्ट्स की जरूरतें हमें महसूस हो रही थी। साथ ही साथ फ्लाइंग कॉफिन यानी MiG-21 को भी फेज आउट करना अब जरूरी बन गया था कि आए दिन वो भी क्रैश कर रहे थे। वहीं कारगिल के इंप्रेसिव परफॉर्मेंस के बाद साल 2001 में इंडियन एयरफोर्स ने सरकार से 126 मिराज 2000 प्रोक्योर करने की गुजारिश की।
लेकिन तब तक फ्रांस में 4.5 जनरेशन रफाल को बनाने की मंजूरी मिल चुकी थी और मिराज के प्रोडक्शन को कट डाउन कर दिया जा रहा था। साल 2004 तक सरकार ने दुनिया के लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर से उनके एयरक्राफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन यानी ब्रोशर्स मंगवाना शुरू कर दिया। फिर 2007 में यूपीए सरकार ने अनाउंस किया मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MMRCA कंपटीशन। यह भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता था। प्लान यह था कि इंडिया 126 एडवांस्ड 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स खरीदने वाला है, जिसके लिए सरकार ने $10 बिलियन यानी 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एलोकेट कर दिया था, जो उस वक्त का सबसे बड़ा डिफेंस डील माना जाता था। इस कंपटीशन में 6 फाइटर जेट शामिल होते हैं। F-18 सुपर हॉर्नेट अमेरिका का, फ्रेंच का दसॉ रफाल और यूरोफाइटर टाइफून, अमेरिकन लॉकहीड मार्टिन F-16, रशियन M-35, स्वीडिश साब ग्रिपिन और साल 2011 में IAF ने डिटेल्ड टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद सिर्फ 2 फाइटर्स को शॉर्टलिस्ट किया, यूरोफाइटर टाइफून और दसॉ रफाल को। जनवरी 2012 में अनाउंस किया गया कि रफाल ने यह कंपटीशन जीत लिया है क्योंकि इसका लाइफ साइकिल कॉस्ट यानी मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे ज्यादा कम था, इफेक्टिव था, इकोनॉमिकल था। 2014 तक यह डील की कॉस्ट अब बढ़कर 28-30 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी थी। तो देखिए कितना कॉस्ट एस्केलेशन होता रहा जब डिले होता रहा। अब इस डील में 18 जेट्स फ्रांस से सीधे फ्लाईअवे कंडीशन में इंडिया आने वाली थी और 108 जेट्स इंडिया में बनने वाली थी। रफाल डील में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि प्रोडक्शन कौन करेगा। अब दसॉ ने कहा कि भाई इंडिया का स्टेट ओन्ड HAL, तो हम 108 रफाल जेट्स बनाने की जिम्मेदारी हम इनको नहीं दे सकते हैं। उनका कहना था कि HAL के पास एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको HAL पर भरोसा नहीं है। दसॉ चाहता था कि दोनों कंपनीज अलग अलग प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, जबकि इंडिया चाहता था, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री चाहती थी कि दसॉ पूरे 126 जेट्स की डिलीवरी की पूरी जिम्मेदारी ले और HAL को बोले सिखाए कैसे बनाना है। काफी कॉम्प्लिकेशंस हुए, आनाकानी हुई। फिर 2015 में नई सरकार के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने अनाउंस किया कि यह MMRCA टेंडर इफेक्टिवली मर चुका है, इट इज डेड। जल्द ही इंडिया ने ऑफिशियली 126 एयरक्राफ्ट MMRCA टेंडर उसके बाद विड्रॉ कर लिया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जाते हैं, प्रेसिडेंट हॉलैंड से रफाल डील, एक डायरेक्ट डील अनाउंस करते हैं जिसमें 36 रफाल फ्लाई अवे कंडीशन में इंडिया परचेज करने वाला है। पूरे $8.8 बिलियन यानी 60,000 करोड़ के कॉस्ट में हर रफाल जेट का लगभग 1,800 करोड़ रुपए हमें देना पड़ा। 126 की जगह सिर्फ 36 रफाल जेट्स खरीदने का डिसीजन एक स्टॉप गैप सिचुएशन था, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट माना जा रहा था। रफाल के आने से एयरफोर्स ने अपने एजिंग MiG-21 फ्लीट को तेजी से फेज आउट करना शुरू किया और जल्द ही फाइटर फ्लीट गिरकर 30 तक आ गई, 30 स्क्वाड्रंस तक आ गई। इस बीच में दशकों से डिले के बाद HAL ने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का हैंडओवर स्टार्ट किया। अच्छी बात है, गुड न्यूज। लेकिन ओरिजिनल तेजस MK1 वर्जन की कैपेबिलिटीज इतनी लिमिटेड थी कि वो पुराने MiG-21 की रिप्लेसमेंट के लिए भी उसे सफिशिएंट नहीं माना इंडियन एयरफोर्स ने। इस वजह से तेजस MK1A वेरिएंट डेवलप करने का प्लान बना, लेकिन उसकी फुल स्केल डिलीवरी 2028-2030 तक ही सिर्फ होने वाली है। तो देखिए ये कितना पुराना प्रॉब्लम चलता आया है। फिर आता है 2020 का गालवान क्लैश। चाइनीज एयरफोर्स रैपिडली मॉडर्नाइज हो रही थी। उनके फ्लीट में J-20 5th जनरेशन फाइटर्स उन्होंने LAC के पास डिप्लॉय करना शुरू किया। कुल मिला के कुछ 200 से 250 4th और 5th जनरेशन फाइटर चाइनीज जेट्स इंडिया के अगेंस्ट पोजीशन उन्होंने लेना शुरू कर दिया। उधर पाकिस्तान भी चाइना की मदद से कंटिन्यूअसली अपनी फ्लीट को भी मॉडर्नाइज करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो याद रखिए, भारत के पास अभी भी एक भी 5th जनरेशन जेट नहीं है, तो हमारी हालत बद से बदतर हो रही है। 40 बचे खुचे MiG-21 इस साल ऑफिशियली रिटायर हो जाएंगे, पर उनकी रिप्लेसमेंट अब तक फुली अवेलेबल नहीं है। जो 80 तेजस MK1A का ऑर्डर दिया गया था 2024 से हर साल 24 LCA तेजस मिलने की उम्मीद थी, पर अभी तक एक की भी डिलीवरी नहीं हुई। एक तरफ घटती स्ट्रेंथ, दूसरी तरफ चाइना की बढ़ती टेंशन। एक टाइम पर कहा जाता है कि अगर 1962 की लड़ाई में एयरफोर्स को डिप्लॉय किया जाता तो जंग में हमें हारने की नौबत नहीं आती। इतनी एडवांस्ड और पावरफुल मानी जाती थी इंडियन एयरफोर्स वर्सेस चाइना की एयरफोर्स। और आज देखिए, आज हालत ऐसी हो गई है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड पाते हैं।
अभी पिछले हफ्ते एरो एक्सपो के दौरान उन्होंने HAL पर एयरफोर्स की लो कॉन्फिडेंस को पब्लिकली एक्सप्रेस कर डाला और उनकी गलती भी नहीं है। Our requirements and what our worries noted. You have to alleviate those worries and make us more confident. We will, at the moment, I am just not confident of HAL. HAL ने अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन दिया कि भाई LCA Mk1A को बनाने के लिए जो इंजन चाहिए था, जो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक सप्लाई करने वाली थी, वो बिना इंजन एयरक्राफ्ट की सप्लाई तो हम नहीं दे सकते हैं, वो इंजन ही हमें नहीं मिल रहा है। अब हम आते हैं 5th जनरेशन फाइटर की बात पर। वैसे भारत सरकार का भरोसा HAL पर बहुत पहले से ही उठ चुका था। LCA के होरिफिक एक्सपीरियंस के बाद भारत सरकार ने डिसाइड किया कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ HAL पर रिलाय करना ठीक नहीं होगा। अब देखिए, साल 2007 की बात है। भारत सरकार अपने सबसे विश्वसनीय डिफेंस पार्टनर रशिया के पास गया। इंडिया और रशिया ने 2007 में मिलकर एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बनाने का प्लान किया, जिसे सुखोई HAL 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी FGFA कहा जाने लगा। अब ये बता दें कि इस डील से 10 साल पहले ही अमेरिका ने पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप कर लिया था। 2005 तक US F-22 को अपने एयरफोर्स में इंडक्ट भी कर चुका था, तो हम ऑलरेडी रेस में पीछे थे। खैर, इंडियन रशियन वेंचर पर अब वापस आते हैं। HAL और सुखोई मिलकर जिस एयरक्राफ्ट पर काम कर रहे थे, वो लगभग Su-57 पर ही बेस था। FGFA वर्जन में Su-57 पर 43 मेजर इंप्रूवमेंट्स होने वाले थे, जिसके कई एडवांस सेंसर्स, बेटर नेटवर्किंग, कॉम्पैक्ट एवियोनिक्स। इंडियन वर्जन एक 2-सीटर एयरक्राफ्ट होता, जिसमें एक पायलट होता, एक वेपन सिस्टम ऑपरेटर भी होता। लेकिन यहां भी सालों काम करने के बाद 2018 में इंडिया ने टेक्निकल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से FGFA से विड्रॉ कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक Su-57 की स्टेल्थ कैपेबिलिटी और एवियोनिक्स भी उतने एडवांस नहीं थे जितना इंडियन एयरफोर्स को चाहिए था। IAF को एयरक्राफ्ट के इंजन और रेडार क्रॉस सेक्शन को लेकर भी काफी कंसर्न्स थे। ऊपर से रशिया ने भी कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर करने से हमारे साथ मना कर दिया, जिसे इंडिया को लगा कि यह प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। FGFA से हटने के बाद इंडिया ने फिर से खुद का इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर बनाने का प्लान स्पीड अप कर लिया। HAL और DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई कि इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर आप डेवलप करोगे। फिर काम शुरू होता है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA का, और यही बनेगा हमारा फ्यूचर होप। इस समय तक चाइना ने अनफॉर्चुनेटली हमें मात दे दी थी। 2018 में हम लोग ड्राइंग बोर्ड पर थे और चाइना ने अपना पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट 2011 में टेस्ट कर लिया था, 2017 तक सर्विस में इंडक्ट भी कर लिया था। इसके कंपैरिजन में आत्मनिर्भरता के हौसले से लैस भारत को कम से कम 5th जनरेशन फाइटर के लिए और 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। 10 तो HAL ने सामने से बोला है, HAL के टाइमलाइन से बोले तो 20 भी हो सकता था। लेकिन अगर हम पॉजिटिव साइड लेकर भी चले, कहीं नहीं गया। मेड इन इंडिया 5th जनरेशन फाइटर को आते आते एटलीस्ट 2035 हो जाएगा। तब तक एस्टिमेट माने तो चाइना के पास 1500 से भी ज्यादा एडिशनल 5th और 6th जनरेशन फाइटर्स अपने फोर्स में आ चुके होंगे। चाइना ने तो अपने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को पिछले साल दिसंबर में अनवेल भी कर दिया था। अगर चाइना के क्लेम्स को अगर आप मानो तो चाइना ने अपने J-36 विमान के साथ 6th जनरेशन फाइटर के रेस में ऑलरेडी आ चुकी है, उसे जीत चुकी है। हालांकि भारत समेत कई देश मानते हैं कि चाइना ने अभी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट से वो सालों दूर है, वो भी अपना प्रोपेगेंडा वॉरफेयर खेल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं तो दिक्कत है कि अगर हम ये बात ना माने कि चाइना हमसे बहुत आगे निकल चुका है, तो हम फिर डिलुलू में ही जी रहे हैं। खैर, 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को छोड़िए, पहले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अब मेड इन इंडिया जेट को 10 साल हैं, तो आपको एक स्टॉप गैप मेजर चाहिए, और वहीं आती है अभी का जो डिबेट चल रहा है। यूएस को अच्छी तरीके से मालूम है कि भारत सरकार को अभी एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की सख्त जरूरत है, और वो भी तुरंत, और उसके पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। रशिया के Su-57 को हमने एक बार पहले ही परख लिया है, उसे रिजेक्ट कर दिया है। उसके बहुत सारे कारण हैं। हालांकि बेंगलुरु में एरो एक्सपो में अमेरिकी F-35 के सामने Su-57 ने अपना जलवा दिखाकर रशियंस ने भारत का दिल तो जरूर फिर से जीत लिया है। साथ ही साथ भारत सरकार को एक नया ऑफर भी दिया गया है, जिसमें Su-57E प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप ऑफर की गई है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है, एक नई इंडियन 5th जनरेशन फाइटर जॉइंटली डेवलप करने की भी फिर से एक प्रपोजल रखी गई है। लेकिन Su-57 के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं IAF को पहले से ही मालूम है। असेंबली इश्यूज से लेकर सब पार स्टेल्थ कैपेबिलिटीज हैं, जिसके अलावा अब तक सिर्फ
40 Su-57 एयरक्राफ्ट बनी हैं और अभी भी कोई भी फॉरेन एयरफोर्स में ऑफिशियली इंडक्ट नहीं की गई है। साथ ही साथ बैटलफील्ड एक्सपोजर इस एयरक्राफ्ट का काफी कम है। इसके मुकाबले अगर आप देखें तो F-35 का प्रोडक्शन 1000 यूनिट से भी ज्यादा पहुंच चुका है और ये एयरक्राफ्ट दुनिया के बड़े बड़े एयरफोर्स में ऑलरेडी सर्व कर रही हैं। तो जब तक हमारे पास खुद का 5th जनरेशन फाइटर नहीं आ जाता तब तक F-35 को अपने पास रखना समझदारी हो सकती है। ऊपर से देखें तो हम ये भी देखेंगे कि एक वायबल ऑप्शन बन सकता है, किंतु परंतु लेकिन F-35 के साथ कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी हैं और कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं जो अभी सामने आ रही हैं और लोग इसे जानते भी नहीं हैं। सबसे पहले यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी का स्ट्रिक्ट कंट्रोल। अगर इंडिया F-35 लेता है तो उसे लोकल मैन्युफैक्चरिंग और मेजर मॉडिफिकेशंस बिल्कुल अलाउड नहीं होंगे। इसका मतलब है कि मेक इन इंडिया पॉलिसी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। नंबर 2, इंडियन एयरक्राफ्ट को फॉरेन कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स जो है उसके लिए हमें हमेशा यूएस पर परमानेंटली डिपेंडेंट रहना होगा। यूएस ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगी। नंबर 3, साथ ही F-35 का लाइफ साइकिल कॉस्ट दुनिया के सबसे महंगा एयरक्राफ्ट इसे बना देता है। यानी खरीदना तो महंगा होगा ही, उसको छोड़ दीजिए वन टाइम कॉस्ट, उसे रन करना, ऑपरेट करना बहुत ज्यादा महंगा है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 1 घंटे का खर्चा करीबन 30 लाख रुपए है। अगर आप प्रोजेक्टेड लाइफ स्पैन की बात करें, सस्टेनेंस कॉस्ट की बात करें, तो अमेरिका भी इसको डिस्कवर कर रहा है। पहले 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स था 2018 में, अब बोला जा रहा है 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स हो गया है 2023 में। अब ये बात समझिए, अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जिसे सोच रही थी कि हम इस प्लेन को ज्यादा इंडक्ट करेंगे और फ्लाई करेंगे, उन्होंने इसको कम कर दिया है। माने ये शोपीस रखा जाएगा अमेरिका में, इसको कम उड़ाया जाएगा क्योंकि अमेरिकी सरकार इसे मेंटेन नहीं कर पा रही है। उनके लिए बहुत महंगा है, तो सोचिए हमारे लिए कितना ज्यादा महंगा होगा। फिर आता है प्रॉब्लम इंटीग्रेशन का। हमारा एक सिस्टम है जिसमें प्लेन्स हैं, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट है, हमारा अपना रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके साथ इस एयरक्राफ्ट को इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को बनाया ही गया था S-400 को इवेड करने के लिए। तो इनकी टेक्नोलॉजी सी बिल्कुल अलग है और उसे एक साथ चलाने में काफी दिक्कतें आने वाली हैं। और इस चीज पर तो हमें भी बहुत बोला गया कि ये कैसे कह सकते हो, जब हमने पिछले एपिसोड में बोला कि रिलायबिलिटीज इश्यूज हैं F-35 के साथ। इस एयरक्राफ्ट में बहुत दिक्कतें हैं। एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम्स डायग्नोस करता है, लेकिन इतनी ज्यादा डायग्नोस कर देता है कि हर घंटे में एक फॉल्स प्रॉब्लम ट्रिगर करता है। एयरफोर्स का स्टैंडर्ड होता है 50 घंटे में एक फॉल्स अलार्म होना है, यहां 1 घंटे में एक फॉल्स अलार्म होता है। तो जो मिलिट्री के रिक्वायरमेंट है उसमें रिपेयर, उसमें मेंटेनेंस, उसमें क्रिटिकल पार्ट्स में काफी फेल करता है ये एयरक्राफ्ट्स। और अगर स्टेल्थ की बात करें तो स्टेल्थ का जो ये स्किन है इसको मेंटेन करना भी काफी दिक्कत होता है। अब पेंटागन की एक सीक्रेट रिपोर्ट ये बताती है कि बहुत बार तो ये प्लेन विदाउट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ही फ्लाई करती है क्योंकि रिपेयर ही नहीं हो पाती है। उसके ऊपर बेसिक चीजें जो इसमें रोटरी कैनन फिटेड है वो सालों से फेल करता आया है, अपने टारगेट्स को हिट नहीं कर पाता है और अमेरिकन इंजीनियर्स इसे ठीक नहीं कर पाए हैं। इसीलिए ग्रेग विलियम्स, डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट ऑन गवर्नमेंट ओवरसाइट, जो सेंटर ऑफ डिफेंस इंफॉर्मेशन है, वो कहते हैं द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन शुड बेयर इन माइंड दैट वी हैव बीन फ्लाइंग द F-35 फॉर 18 years एंड वी स्टिल कांट मेंटेन इट, कीप इट्स स्टेल्थ स्किन इंटैक्ट एंड शूट इट्स गन स्ट्रेट। तो ये एक नया एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एक पुराना एयरक्राफ्ट बन रहा है। इसमें एक मिड लाइफ मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम था, उसको भी स्टॉल कर दिया गया है। इंजन एनहांसमेंट्स को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये एक पुराना एयरक्राफ्ट ऑलरेडी बन रहा है और शायद इसी वजह से आप देख रहे हो कि कितने क्रैशेस हो रहे हैं। F-35 फाइटर जेट बार बार क्रैश कर चुके हैं। रिसेंटली एलिसन एयरफोर्स बेस में 11वां क्रैश 2018 से। इन फ्लाइट मैल फंक्शन, ये भी नहीं कि किसी वॉर में क्रैश किया है, इन फ्लाइट मैल फंक्शन होकर प्लेन अपने आप ही क्रैश कर जाता है। तो ये जो फ्लाइट है, ये जो फाइटर है, ये मिशन रेडी भी सिर्फ 50% टाइम रहता है। अमेरिकन एयरफोर्स कहता है 80% रेडीनेस होना चाहिए, ये 50% तक रहता है। और ये सब बात भूल जाइए, ट्रंप ने खुद ही ट्वीट करके रखा है अपने पहले प्रेसिडेंसी से पहले, द F-35 प्रोग्राम एंड इट्स कॉस्ट इज आउट ऑफ कंट्रोल, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैन एंड विल बी सेव्ड ऑन मिलिट्री एंड अदर परचेजेस आफ्टर January 20th। तो एक तरफ इलॉन मस्क आज मजाक उड़ा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने तब मजाक उड़ाया था, और इसी मजाक उड़ाने वाले प्लेन को आज आप नरेंद्र मोदी के हाथ में थमाना चाहते हो। देखना होगा कि भारत अब कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, ज्यादा पैसे देकर अमेरिका के हाथों अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को खोना, या फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके एक ट्रस्टेड एलाय रशिया के साथ एक Su-57 के लिए जाना। फिलहाल ये काफी एक दिक्कत सिचुएशन है हमारे लिए, और हम तो बस यही कहेंगे
कि एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट भी है, उस पर फोकस करिए। अपने जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उस पर फोकस करिए, क्योंकि चाइना हमसे बहुत जल्दी आगे निकल जा रहा है। अपने डिफेंस प्रोडक्शन को हमें रैंप अप करना होगा, रिसर्च को रैंप अप करना होगा। फ्रांस ने हमें टेक्नोलॉजी दी है कि आप 5th जनरेशन इंजन हमसे ले लीजिए अपने फाइटर प्लेन के लिए। सो वो एक अच्छी न्यूज है। उधर हम अमेरिका से 30,000 करोड़ रुपए के 30 प्रीडेटर ड्रोन लिया है। तो ड्रोन जो वॉरफेयर है उसमें हम इतना पीछे क्यों हैं? ड्रोन्स बनाने में हम क्यों फेल कर रहे हैं? ये सारे सवाल हमें पूछने होंगे। नहीं तो इतना ज्यादा पैसा खर्च करके आप एक पुराना खिलौना ले रहे हो जो 2 दिन में टूट भी सकता है।